फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री का क्लास 6 का अध्याय नंबर 2 को पढ़ाएंगे। देखते हैं क्या सब है। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर ख़त्म कर देते थे, इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों भी इसके पीछे पीछे जाया करते होंगे। चलिए हम तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधा का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यथापि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। हम लोग ने 4 कारण को पढ़ लिए। देखते हैं आगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसी मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थलों पर आखेटक खाद्य संग्राह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यह मानचित्र आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। चूँकि पत्थर उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। चलिए ये भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं, जो बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। भीमबेटका। आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश में धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? चलिए यह है शैल चित्रकला। जिन्हें गुफाएं में लोग रहते हैं उनमें से कुछ दीवारों पर चित्रण मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यही है भीमबेटका। पूरा स्थल उस स्थल को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए।
ये जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं आग की खोज। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए, नाम और तिथियां। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्वपूर्ण बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिसे इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसी औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस समय में इनके क्या नाम रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। चलिए आगे देखते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। हम सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो आप लोग समझ गए, कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था और बनाया गया था। देखिए यहाँ भी वही है। आगे देखते हैं। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया के नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से विभिन्न होते थे।
इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधा तथा जानवरों का चयन करते हैं जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं तथा ही जिसकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे के लिए धीरे धीरे विभिन्न होते गए। मिसाल तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यह देखिए, यह है जंगली जानवर का, ये दो दांत है, जैसे छोटा वाला है पालतू जानवर का और बड़ा वाला है जंगली जानवर का। आगे देखते हैं। इन दांतों को देखें, इनमें से ये पता ही चल गया होगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो देख लीजिए, पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, फिर बाद में भेड़ बकरी को पालतू बनाना सीखा। देखिए पहले क्या है, सबसे पहले फसलों में गेहूं तथा जौ है। आगे देखिए क्या है, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम्हें पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज की उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का उत्तर बताओ। देखिए आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उसमें दूध भी प्राप्त हो सकता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन पौधे के भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इसमें से प्रत्येक बिंदु, ये सब तो सिर्फ बताया गया है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर में है। पूर्वी, यह देखिए, यहाँ से देखिए। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियां के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ के जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं। आगे देखें।
अस्थायी जीवन की ओर पुराविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में लोगों गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुराविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। सबसे पहले तो ये पूछेगा बुर्ज होम कहाँ है, तो याद रखिएगा ये कश्मीर में है। एक गर्तवास की चित्र बना हुई है शब्द से। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से विभिन्न है, इसीलिए उन्हें नव पाषाण युग माना जाता है। इनमें वे औजार भी है जिनकी थार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए यही सब है। सॉरी, देखिए आगे देखिए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोगों बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज पर आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य जगहों पर अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। देखिए ये क्या है, देखिए ये देखते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब हम लोग मेहरगढ़ के बारे में आ गए हैं। मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों का हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घरों में 4 या ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडार के लिए काम आते होंगे। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेहरगढ़ के बारे में। देखिए यही है, यहाँ घर बनाया जाता था मेहरगढ़ में। चलिए यहाँ आते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधित उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। देखिए यहाँ देखते हैं मेहरगढ़ के घरों का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं। देखिए यही है मेहरगढ़ के घर। यहाँ आते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए यही है। साइड में देखिए ये बकरी का है, ये मृतक है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। यह देखिए फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी।
ये सब नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। नहीं तो पढ़ लेते हैं। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा है। इस इस पुरास्थलों की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के घरों के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंघा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। देखिए यही है चित्र। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह क्या है? एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है, जहां दूर दराज स्थानों से कई चीज़ों लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चम चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन की विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक तो पूछा नहीं गया, पर आगे देखिए क्या होता है, बताओ। यह देखिए ये सब पूछेगा पूरा स्थल के बारे में। उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग, कब्र। देखिए आगे देखिए। ये देखिए मध्य पाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ बस्ती का प्रारंभ लगभग 8,000 साल पहले। चलिए अब तीसरा चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग